सतपुड़ा की रानी देखो, धरती पे उतर आई है। लिए प्रेम की अमृत धारा ईश्वर को भी समाई है। अपने अद्वितीय सौंदर्य से ते हृदय कहलाई है। अपनी मधुरिमा के लिए हर मन को तह तक भाई है। सतपुड़ा की रानी देखो, धरती पे उतर आई है। पचमढ़ी के अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और रहस्य, रोमांच और प्राकृतिक स्थलों को जानने, समझने, देखने के लिए आप पहुंचते हैं हम पचमढ़ी। पचमढ़ी पहुंचने के बाद रात्रि विश्राम करके सुबह सुबह हम जिप्सी बुक करके निकल पड़ते हैं पचमढ़ी की सैर पर। और अभी हम उत्साह और उमंग के साथ मन में आस्था का अलख जगाए हुए निकल पड़े हैं चौरागढ़ मंदिर दर्शन के लिए। चौरागढ़ मंदिर जाते समय रास्ते में ही एक ऐसा प्राकृतिक रोमांच से पूर्ण एक स्थल है, प्राकृतिक स्थल हांडी खो। वहाँ पर हम दर्शन करने के लिए आ जाते हैं और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारा का लुत्फ उठाते हैं और यहाँ के रोमांचकारी दृश्य को देखते हैं। यह स्थल सघन वनों से आच्छादित है और यहाँ पर लगभग 300 फुट खाई है। यह क्षेत्र जो है ऐतिहासिक रूप में भी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि यहीं की पुराने इतिहास के चिन्ह मिले थे, यहाँ के मूल निवासियों का, वो यहीं पर मिले थे। पचमढ़ी में जो है बहुत सारे पौराणिक किंवदंती हैं। यहीं पर भगवान शिव और यहाँ की रक्षा करने वाले राक्षस रूपी सर्प के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में यहाँ जो पूरा झील रहा वो सूख के बर्तन के आकार, हांडी के आकार हो गया था। इस कारण इसका नाम हांडी खो रखा गया। बाद में इसको अंध खो भी कहते थे। अभी हम चल पड़ते हैं चौरागढ़ की ओर। यह सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में समुद्र तल से 3550 फुट ऊंचाई पर बसा पचमढ़ी शहर की खोज कैसे हुई, ये हमारे मन में आता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी हम जो है गुप्त महादेव गुफा मंदिर पहुंच चुके हैं, जो यहाँ पर गुफा के अंदर शंकर जी का शिवलिंग है और यहाँ पर दर्शन करते हैं लोग। चौरागढ़ मंदिर की यात्रा इसी मंदिर से प्रारंभ होती है और हम लोग चौरागढ़ मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। बड़ा ही दुर्गम रास्ते हैं, चढ़ाई है। चौरागढ़ मंदिर की ऊंचाई लगभग 1326 मीटर है। इसके लिए हमको 3.5 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा। अब हम आ पहुंचे हैं लगभग इस बेस पॉइंट पर, जहां से जो है असली चढ़ाई है। यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ देख भी रहे हैं, पहली पायरी। पहली पायरी का मतलब है कि हम जो है यहाँ से जो है हम लोग, हमारी असली यात्रा स्टार्ट होती है। इस बेस पॉइंट में हम आ चुके हैं और हम जो है यहाँ से चढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। इस चढ़ाई के लिए लगभग 1400 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसके माध्यम से हम ऊपर जाएंगे। यह जो ट्रैक है बड़ा ही रोमांचकारी है। इस ट्रैक में रास्ते जो हैं टेढ़े मेढ़े हैं, बड़ा ही आनंद आने वाला है। बड़ा ही रोमांचकारी यात्रा है ये, इसके लिए हम लोग चल पड़े हैं। अब हमारी चढ़ाई शुरू है। क्रम से सीढ़ी दर सीढ़ी हम ऊपर जा रहे हैं। मैं पहले जो बात हुई थी कि यहाँ के इतिहास की, मैं इतिहास ही बताते चलते जा रहा हूँ। इतिहास जानने का प्रयास करते हैं, किस पचमढ़ी का इतिहास और इस पचमढ़ी की खोज कैसे हुई के बारे में और आगे हम बात करेंगे। और अभी हम
पहुंच चुके हैं लगभग चौरागढ़ मंदिर के नज़दीक ही। और ये चौरागढ़ मंदिर के जस्ट नीचे ही हैं हम। और यहाँ पर बोर्ड देख रहे हैं आप, चौरागढ़ मंदिर लिखा हुआ है। बहुत ही अथक परिश्रम लगा यहाँ तक पहुँचने में हमें। अंततः हम पहुँच चुके हैं चौड़ेश्वर महादेव दर्शनार्थ चौरागढ़ महादेव मंदिर। यह प्राचीन मंदिर होने के कारण इसका विशेष महत्व है। सभी अब हम लगभग 4200 फुट के ऊपर हैं इस पहाड़ी पर। और इस मंदिर में बड़ा ही मनोरम दृश्य, इस मंदिर का बड़ा ही शांत और सुखमय वातावरण, आसपास का मनोरम दृश्य। ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग के पास में हैं और बड़ा ही शांत और अद्भुत माहौल। मंदिर में विराजे महादेव के दर्शन के लिए हम मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाते हैं और महादेव जी के दर्शन करते हैं। दर्शन पाके हम बड़ा ही अभिभूत होते हैं। चौरागढ़ मंदिर से जुड़ा एक अलौकिक इतिहास है। किंवदंती और पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने यहाँ शरण ली थी। एक और किंवदंती है कि यहाँ पर चौरा बाबा नाम के तपस्वी ने बहुत ही तप किया था। इस तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने चौरा बाबा को दर्शन दिए थे। इसके बाद अपना त्रिशूल छोड़कर अंतर ध्यान हो गए थे। जब से त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। भक्त जो है मन्नतों के आधार पर जिनकी मन्नत पूरी होती है वो त्रिशूल चढ़ाते हैं। यहाँ पर मंदिर परिसर में त्रिशूलों की अंबार है। इसके साथ ही यहाँ पर चौरा बाबा की मूर्ति भी है, साथ ही गणेश जी की मूर्ति है, शनिदेव की मूर्ति है। चौरागढ़ मंदिर का दर्शन प्राप्त करने के बाद हम धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं और महादेव गुफा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। पुनः हम पचमढ़ी के इतिहास की ओर चलते हैं। अंग्रेजों के पूर्व में ही यहाँ का इतिहास रहा है। कहा जाता है कि यहाँ 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में गौड़ राजवंशों का राज रहा है। क्योंकि हम मान सकते हैं कि यही चौरागढ़ मंदिर के पास में ही एक चौरागढ़ किला है जो गोंडवाना साम्राज्य के महान शासक राजा संग्राम शाह ने बनवाया था। तो हम मान सकते हैं कि यह क्षेत्र जो है गोंडवाना शासन में रहा है। इतिहास पर और आगे चर्चा करेंगे। अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं महादेव गुफा मंदिर। यह जो गुफा मंदिर है प्राकृतिक गुफाओं में बना हुआ मंदिर है। यह जो मंदिर है इसके अंदर एक प्राकृतिक शिवलिंग है और एक कृत्रिम रूप से विराजा हुआ शिवलिंग भी है। जो छोटा शिवलिंग है वो प्राकृतिक है। यहाँ की कथा अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने भस्मासुर पर प्रसन्न होकर वरदान दिया कि भस्मासुर तुम किसी पर भी हाथ रखोगे तो वह भस्म हो जाएगा। तो यह वरदान पाकर भस्मासुर ने शिव को ही भस्म करना चाहा और शिव जी यहीं पर आके छुप गए। अब इनकी मदद जो है विष्णु भगवान ने की और वह मोहिनी रूप धारण करके इसी भस्म कुंड में भस्मासुर को इस मंदिर का दर्शन करके हम निकल जाते हैं ग्रीन वैली पॉइंट पर। ग्रीन वैली पॉइंट में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, यहाँ की हरी भरी वादियों देखकर मन गदगद हो जाता है। यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी है। फिर हम आगे आते हैं प्रियदर्शनी पॉइंट। प्रियदर्शनी पॉइंट भी खूबसूरत स्थल है। इको पॉइंट भी है।
को पोस्टेज पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। अब जो है इसको प्रदर्शनी पॉइंट से जाना जाता है। इन सुंदर स्थलों को दीदार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं चंपक झील, जो पचमढ़ी का प्रसिद्ध झील है। यहाँ पर पर्यटक जिपलाइन, रोपवे आदि गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर खास है बोटिंग कर सकते हैं। जेट बोट यहाँ पर उपलब्ध है। यह झील लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और गहराई भी है इसमें। यहाँ एक से एक रोमांचर्स गतिविधियाँ होते हैं। अब शाम हो चुकी थी और हम निकल पड़ते हैं हमारे आश्रय स्थल पर, जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। रास्ते में हमको जो बैलून है तो सुंदर नज़ारा दिखा जो बहुत ही मनमोहक था। अब दूसरे दिवस की यात्रा फिर से पुनः शुरू होती है। इस यात्रा हेतु हम सुबह सुबह पहुंच जाते हैं पचमढ़ी का प्रसिद्ध दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थल पांडव गुफा। पचमढ़ी हरी भरी वादियों और पहाड़ियों के साथ प्राकृतिक गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। गुफाओं के आधार पर ही पचमढ़ी का नाम रखा गया है। पचमढ़ी, पच मतलब 5, मढ़ी अर्थात गुफाएं, 5 गुफाएं, इन्हीं के आधार पर पचमढ़ी नाम रखा गया है। पचमढ़ी नाम पड़ा है। और अभी हम जा रहे हैं पांडव गुफा की ओर और हम पांडव गुफा के बिल्कुल पास में आ चुके हैं। और यहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है बड़ा ही मनमोहक और आश्चर्य से है। यहाँ पर देखने के लिए प्राचीन गुफाएं हैं और पौराणिक किंवदंती है कि महाभारत काल में पांडव अपना अज्ञातवास बिताने के लिए यहीं पर आए थे और इन्हीं गुफाओं में वो निवास करते थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पचमढ़ी का जो इतिहास है बहुत ही प्राचीन इतिहास है। हम इतिहास के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि गहरी से लेकर 17वीं शताब्दी तक गौड़ वंशों का राज यहाँ था। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है मराठाओं और नागपुर के भोंसले राजाओं ने यहाँ पर अधिकार जमा लिया और यहाँ पर शासन किया और इन्हीं के क्षेत्र में पचमढ़ी क्षेत्र भी। पुरातत्वविदों द्वारा जब इन गुफाओं का सूक्ष्म से अध्ययन किया गया, कुछ इन गुफाओं में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अभिलेख के अनुसार इसमें उत्कीर्ण भगवा केंद्र लिखा हुआ है, मतलब कि भगवक ने इसको बनवाया है। भगवक जो है बौद्ध भिक्षु रहा, ऐसे कहा जाता है पुरातत्व अनुसार। और यह जो है लगभग गुप्त काल में 4वीं-5वीं शताब्दी में इन गुफाओं का निर्माण कराया गया। सबसे ऊपर ईंटों का अवशेष मिले हैं और स्तूप जैसा प्राप्त हुआ है। तो कह सकते हैं कि गुप्त काल में बौद्धों द्वारा इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। के बाद इतिहास के अनुसार तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने पूरे इस पचमढ़ी क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया। और आगे और बात करेंगे। और अभी हम जो है पहुंच चुके हैं पचमढ़ी का जो प्रसिद्ध म्यूजियम है, संग्रहालय है बाइसन लॉज। भारत पर यह बाइसन लॉज संग्रहालय बना हुआ है। यह इमारत 1962 में
पचमढ़ी के खोजकर्ता जेम्स फोर्सिथ ने बनवाया था। जेम्स फोर्सिथ ब्रिटिश शासन में बहुत बड़े वन अधिकारी थे और कहते हैं कि वो बहुत अच्छे शिकारी भी थे, हंटिंग के बहुत शौकीन थे। माना जाता है कि उसी समय जेम्स फोर्सिथ ने एक बाइसन का शिकार किया था और इस बाइसन का जो है सिर लाके इसी इमारत पर सामने लगवाया था। इस संग्रहालय में पचमढ़ी के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उनके वर्णन, साथ ही में ही मॉडल, नमूने, चित्र यहाँ के जीव जंतुओं के और यहाँ के जितने भी जानकारी है उनके बारे में बताया गया है और मॉडल आदमकद चित्रों के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही यहाँ के जितने भी मूल निवासी थे, वनवासी थे, उनका भी यहाँ पर चित्रण किया गया है और उनको विशेष रूप से स्थान दिया गया है और उनका यहाँ के इतिहास के बारे में और चर्चा करते हैं। कहते हैं कि जब 1818-19 के बाद यहाँ पर पूर्णतः अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो यहाँ के जो मूल निवासी थे, गोंड और कोरकू जनजाति, वो धीरे धीरे पहाड़ियों पर चले गए और जो मैदानी क्षेत्र में जो है अंग्रेज अपनी छावनी बनाकर रहने लगे और आधुनिक उपकरणों, हथियारों के साथ आराम से रहने लगे। और जो जनजातियां थी जिनमें से गोंड, कोरकू, वो पहाड़ियों पर ही गोरिल्ला युद्धाभ्यास किया करते थे और वो यहीं पर जो है जनजातियों का राजा हुआ करता था, जिनमें से कोरकू जनजाति का राजा इस क्षेत्र में जिनका जिक्र आता है भावुत सिंह, जो यहाँ पर राज किया करते थे। जेम्स फोर्सिथ ने भी अपने किताब द हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में इन जनजातियों का जिक्र किया है, जिनके साथ ये शिकार भी किया करते थे इनके सहयोग से। अपने आधुनिक हथियारों की वजह से अंग्रेजी हुकूमत इस क्षेत्र के सभी राजाओं को बाहर निकालने में सक्षम थे और वह सफल भी हुए। है कि 1832 में एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन आर्सली ने पचमढ़ी का पहला दौरा किया और यहाँ के कुछ मिट्टी और पौधों के नमूने जुटाए। इसके बाद 1852 में एक सर्जन डॉक्टर जेरडन ने यहाँ पर जड़ी बूटियों के बारे में पर शोध करने के लिए आए और यहाँ पर शोध भी किए, क्योंकि पचमढ़ी प्राकृतिक जड़ी बूटियों का अच्छा स्रोत रहा है और अभी भी है। तात्या टोपे यहाँ के राजा भभूत सिंह से मदद लेने के लिए पचमढ़ी आ गए थे और यहीं पचमढ़ी पर वो गोरिल्ला युद्ध करने लगे, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसको लगभग 1859 में तात्या टोपे को पकड़ लिए। इसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया और राजा भावुत सिंह के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिए। कुछ महीनों बाद फिर कैप्टन जेम्स फोर्सिथ को पचमढ़ी भेजा गया। कहते हैं कि यहाँ पर लगभग 30 कोरकू जनजातियां की झोपड़ियां थी। यहीं पर कैप्टन जेम्स फोर्सिथ ने अपना अध्ययन शुरू किया और यहाँ पर 1862 में एक जैव विविधता अभयारण्य के रूप में इस पचमढ़ी को स्थापित कर दिया। अंग्रेजों ने इसके बाद इस पचमढ़ी क्षेत्र का विकास किया, धीरे धीरे यहाँ पर अपनी छावनी बना ली और सैन्य प्रशिक्षण केंद्र बना लिया। साथ में अंग्रेज यहाँ पर रहने लगे। धीरे धीरे यहाँ का विकास चरम पर था और स्वतंत्रता के पश्चात इस क्षेत्र को जो है पर्यटन क्षेत्र बना दिया गया, पर्यटन बोर्ड को दे दिया गया।